दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आप लोग को एक बेहतर से बेहतर क्राइम की स्टोरी सुनाई जाए, जिससे आप लोग समाज में हो रही घटनाओं से अवगत रह सकें, आप लोग सतर्क रह सकें, सावधान रह सकें। क्योंकि दोस्तों, क्राइम कब किस शक्ल में इंसान की चौखट पर दस्तक दे दे किसी को कुछ नहीं पता। और दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर क्राइम को लेकर सख्त कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं क्राइम करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। क्राइम की कहानी आप लोग को इसलिए सुनाई जाती है कि क्राइम भले ही इंसान कितना ही सतर्क, कितना ही चालाकी, कितना ही प्लानिंग के साथ कर ले, क्राइम आखिर क्राइम होता है और ये पुलिस के हत्थे चढ़ता ज़रूर है। चाहे 2 दिन के बाद चढ़े, चाहे 24 घंटे में चढ़े, महीने गुजर जाएं या फिर सालों गुजर जाएं। कई केसेस तो ऐसे हैं जो 40 या 50 साल के बाद भी खुल गए हैं। तो इसलिए इंसान को हमेशा क्राइम से दूर ही रहना चाहिए। और दोस्तों, इंसान क्राइम को करने के लिए अलग अलग तरीके के रास्ते चुनता है, लेकिन आज के ज़माने में अगर आप लोग देखते हैं, जैसा पहले कहा जाता था कि क्राइम के लिए जो चीज़ें जिम्मेदार होती हैं उसमें ज़र, ज़ोरू, ज़मीन। तो जो ज़र और ज़मीन का मामला है आजकल एक तरीके से बहुत पीछे छूट चुका है। आजकल जो क्राइम हो रहा है, मोस्टली अगर आप लोग देखते हैं तो 70 से 80% केसेस में हमें क्राइम जो होता हुआ दिखाई पड़ता है वो अवैध संबंधों की वजह से होता हुआ दिखाई पड़ता है। सेम कुछ आज की घटना में भी ऐसा ही हुआ। एक महिला जो कि अपने पति के साथ में बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि इसका जो हंसता खेलता परिवार होता है वो उजड़ जाता है। अब इसके परिवार को उजाड़ने में गलती किसकी थी, आप लोग पूरी कहानी सुनिएगा और उसके बाद कमेंट्स करके बताइएगा। तो दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा जिसको आप सभी लोग जानते हैं कि जो कि दिल्ली से सटी हुई जगह है, उत्तर प्रदेश में पड़ती है। और यहीं पर एक बीटा 2 में एक कोतवाली आती है और इसी कोतवाली के अंतर्गत एक गांव आता है बिरोड़ा गांव। दोस्तों, इसी बिरोड़ा गांव में 1 जुलाई साल 2024 को इसी बीटा 2 कोतवाली में पुलिस को एक फ़ोन पहुंचता है और फ़ोन करने वाला व्यक्ति पुलिस को बताता है कि साहब, इसी बिरोड़ा गांव के अंदर जो सुलभ शौचालय है उसकी छत पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी जो कि बिरोड़ा गांव है वहीं पर सुलभ शौचालय की छत पर पड़ी हुई है, पुलिस अपने दलबल के साथ में तुरंत अपनी गाड़ी उठाती है और मौके वारदात पर पहुंच जाती है। अब दोस्तों, पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो लोगों की एक भीड़ इकट्ठी होती है। जैसे तैसे कर पुलिस उस भीड़ को बचाते हुए आगे बढ़ती है और जो डेड बॉडी थी उसकी बहुत बारीकी से समीक्षा करती है। तो जो डेड बॉडी थी उसको देखने के बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति की किसी तेज़ धारदार हथियार से इसके पेट पर हमला कर यानी कोई नुकीली चीज़ इसके पेट में घोंप दी गई है, जिसकी वजह से मौके पे ही शायद इसकी मौत हो गई है। लेकिन ये चीज़ साफ हो रही थी कि जो शव यहाँ पर पड़ा हुआ है छत पर, तो हत्या कहीं और की गई है और शव कहीं और ला के डाला गया है। लिहाजा पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन शुरू करती है। पुलिस जब छानबीन शुरू करती है तो सबसे पहले पुलिस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर सीधा उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और डेड बॉडी की शिनाख्त हो चुकी थी। जो व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी हत्या हो चुकी थी, उसका नाम महेश था। महेश जो कि इसी बिरोड़ा गांव का रहने वाला था, जो कि एक किराए के मकान पर रहता था और सुलभ शौचालय में जो एक तरीके से जो साफ़ सफाई का काम रहता है, उसका क्लियरेंस का काम रहता है, उसके पद पर नियुक्त था। लेकिन पुलिस जब पता लगाती है कि आखिर इसके परिवार में कौन कौन रहता था, कौन कौन है, तो पता चलता है कि इसके परिवार में इसकी पत्नी पूजा है और उसके 3 बच्चे हैं। लिहाजा पुलिस अब पूजा को ढूंढती है उससे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि उसके पति की हत्या हुई है तो पूजा कहाँ है इसके बारे में पता लगाया जाए। लेकिन जैसे ही पुलिस महेश के घर पे पहुंचती है, उसके कमरे पे पहुंचती है, तो पता चलता है कि जो पूजा है वो घर पे नहीं है। अब शुरुआत में पुलिस को ये भी लगता है कि हो सकता है कि इस समय पूजा घर पे ना हो, क्योंकि उस पर शक भी करना सही नहीं था। हो सकता है कि वो अपने मायके गई हो या फिर किसी रिश्तेदार के घर गई हो। इसलिए पुलिस को इस पूरे मामले में छानबीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लिहाजा पुलिस अब इस व्यक्ति के बारे में पता करती है, महेश के ये कहाँ का रहने वाला है। तो पता चलता है जो महेश है ये हमीरपुर का रहने वाला है और यहाँ पर किराए का मकान लेकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में रहता था। अब दोस्तों, जब पुलिस इसकी पत्नी की तलाश शुरू करती है तो पुलिस को होते करते कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिसमें पता चलता है कि जो पत्नी है ये मध्य प्रदेश के एक गांव में किसी व्यक्ति के साथ में किराए का कमरा लेकर रह रही है। अब जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है,
पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और जो व्यक्ति इसके साथ में था, जिसका नाम प्रहलाद होता है, इसको और इसकी जो महेश की पत्नी होती है पूजा, इन दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में सीधा इन्हें पुलिस थाने लेके आती है। क्योंकि दोस्तों शुरुआत में पुलिस को ये लग रहा था कि शायद उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई हो, लेकिन यहाँ पर केस उल्टा था। इसकी पत्नी किसी अनजान व्यक्ति के साथ में किराए का मकान लेकर रह रही थी, इसलिए पुलिस अब इन दोनों से पूछताछ शुरू करती है। अब दोस्तों पुलिस जब इन दोनों से पूछताछ शुरू करती है तो एक ऐसी कहानी निकल के आती है कि जिस कहानी को आप लोग सुनेंगे तो वाकई आप लोग सोचेंगे कि इंसान आखिर आज के समाज में कितना ज़्यादा गिर चुका है, कौन से रिश्ते पे भरोसा किया जाए, कौन से पे नहीं किया जाए, इसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से। हमीरपुर का रहने वाला ये जो व्यक्ति, जिसका नाम महेश, जब इसकी उम्र शादी की होती है तो इसके परिवार वाले इसके लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। आखिरकार पास ही के एक गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम पूजा, उसके साथ में इसका रिश्ता तय हो जाता है। जब रिश्ता तय होता है तो उसी समय जो पूजा थी, ये गांव में ही रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम प्रहलाद, उसके टच में थी, उसके साथ में एक तरीके से रिलेशनशिप में थी। इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था। लेकिन जब पूजा का रिश्ता महेश के साथ में हो जाता है तो पूजा अपने माता पिता से इस बात का विरोध नहीं करती है कि वो किसी से मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है, बल्कि पूजा माता पिता के डर से ये जो शादी थी चुपचाप कर लेती है। जब पूजा जो थी, जब महेश से शादी कर लेती है, पहली चीज़ तो यहाँ पर ये थी कि पूजा अगर किसी से प्रेम करती थी और उससे ही शादी करना चाहती थी तो किसी भी एंगल से, किसी भी रिश्तेदार के थ्रू उसे अपने माता पिता तक ये बात पहुँचानी चाहिए थी। लेकिन जब उसने इन बातों का विरोध नहीं किया, उसका रिश्ता सही हो गया, उसकी शादी हो गई महेश के साथ में, तब उसे महेश के साथ में लॉयल रहना चाहिए था। अब जब पूजा शादी कर महेश के घर चली जाती है तो वहाँ पर महेश के साथ में अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। पहले इनको एक बच्चा होता है, उसके बाद में थोड़ा सा और समय गुजरता है, एक बेटा होता है, फिर थोड़ा सा समय गुजरता है, अब इनको तीसरा एक बेटा हो जाता है। जब तीसरा इनको बेटा होता है तो कहीं ना कहीं अब इनको लगता है कि इनके परिवार में खर्चे बढ़ गए, इसलिए कमाई के लिए कहीं और निकलना चाहिए। इसलिए ये लोग रुख करते हैं ग्रेटर नोएडा का। अब दोस्तों जो महेश था अपनी पत्नी पूजा और 3 बच्चों को लेकर ग्रेटर नोएडा आ जाता है। ग्रेटर नोएडा आने के बाद में ये अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में रहने लग जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शायद महेश को पूजा की नीयत के बारे में नहीं पता था, क्योंकि जब पूजा शादी कर महेश के घर आई थी, उसके बावजूद भी जब वो अपने मायके जाती थी तो वहाँ पर अपने प्रेमी प्रहलाद से मिलती थी, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती थी। और इन दोनों के बीच में अक्सर ये बातें होती थी कि किसी भी तरीके से कुछ ऐसा प्लान बनाओ कि जिसके तहत हम लोग शादी के बाद भी एक दूसरे से लगातार मिलते रहे। यानी आजकल जो दौर चला है, आजकल मैं एक एग्जांपल अगर आप लोग को देके बताऊं तो आजकल के रिलेशनशिप में जो लड़के और लड़कियां होते हैं वो एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि अगर हमारी शादी कहीं और भी हो जाती है तो उसके बाद भी हम लोग मिलना जारी रखेंगे। ज़रा सोचो दोस्तों, ये कहाँ तक सही है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि शादी से पहले ही लिव इन में रहने लग जाते हैं, और इस लिव इन का तो क्या ही कहा जाए। आप लोग देखते हैं कितने सारे केसेस, इस लिव इन की कितनी सारी कहानियाँ इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर या फिर प्रिंट मीडिया पर आप लोग को बहती हुई दिखाई पड़ जाएंगी। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, तो इसलिए इंसान को लिव इन से भी बचना चाहिए। अब यहाँ पर जब पूजा प्रहलाद से लगातार मिल रही थी, इन दोनों की ये प्लानिंग थी, कुछ इस तरीके से प्लानिंग की जाए कि शादी के बाद भी हम लोग एक दूसरे से वैसे ही मिल सकें जैसे शादी से पहले मिलते थे। अब इन दोनों को जिस्मानी भूख इनके ऊपर इस कदर हावी होती है कि जो पूजा थी एक प्लान बनाती है। जब ये अपने पति के साथ में इसी ग्रेटर नोएडा में जो बिरोड़ा गाँव था, जब ये यहाँ पर रहने लग जाती है तो किसी तरीके से हल्के हल्के ये अपने पति को एक व्यक्ति के बारे में बताती है, और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रहलाद होता है। ये प्रहलाद को बताती है कि वो बहुत अच्छा लड़का है और शादी से पहले हमारी बहुत मदद भी किया करता था, घर पे आया जाया करता था। अब उसको मैं पिछले समय वहाँ पर गई थी तो उसने मुझसे कहा था कि जीजा जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर अगर मेरे लिए कोई काम हो तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। इसलिए जो पूजा थी महेश से कहती है कि अगर प्रहलाद के लिए कोई काम हो तो मुझको यहाँ पर कोई काम दिला देना, बेचारा परेशान है। अच्छा, जो बेचारा महेश था ये भी बहुत सीधा साधा अपनी पत्नी का कहा मानता है और प्रहलाद के लिए काम ढूंढ लेता है। प्रहलाद के लिए पास ही में एक बिल्डिंग के अंदर सफाई कर्मी का जो काम होता है उसको मिल जाता है। इसलिए ये लोग प्रहलाद को फ़ोन करते हैं और प्रहलाद को फ़ोन करने के बाद में उसको बताते हैं कि तुम्हारे लिए जो काम है हमने ढूंढ लिया है। अब दोस्तों जब प्रहलाद इस तरीके की बातें सुनता है कि पूजा ने अपने पति की मदद से उसके लिए काम ढूंढ लिया है, इसलिए इसी जो पिछले महीने की जो 23 तारीख थी, इसी 23 तारीख को प्रहलाद ग्रेटर नोएडा आ जाता है। ग्रेटर नोएडा आने के बाद में ये अपना कामकाज संभाल लेता है।
लेकिन दोस्तों प्रहलाद आया तो ग्रेटर नोएडा काम करने के लिए था, लेकिन शायद जो महेश था यहाँ पर भूल कर चुका था, क्योंकि उसको ये लगता था कि उसने प्रहलाद को यहाँ पर काम करने के लिए बुलाया है, लेकिन प्रहलाद यहाँ पर कुछ और काम करने के लिए आया था। दरअसल जो महेश था इसकी रात की ड्यूटी थी, और जब भी ये रात की ड्यूटी जाता था तो प्रहलाद उसकी दिन की ड्यूटी थी, और उसी समय ये इस महेश के घर पे आ जाता, और इसकी जो पत्नी पूजा होती थी उसके साथ में ये अपना टाइम स्पेंड करता, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता। उसके साथ में जब वक्त बिताना ये शुरू करता है तो इस बारे में जो महेश था उसको एक बार भी ज़रा सी भी सनक भी नहीं लगती है, और यहाँ पर जो काम था वो चल रहा था। लेकिन दोस्तों इसी पिछले महीने की 30 तारीख को, यानी जून 30 साल 2024, 30 जून साल 2024 को जो महेश था अपने काम से जल्दी लौट आता है। अब जैसे ही जल्दी लौट के आता है तो जैसे ही दरवाज़ा नॉक करता है तो इसको लगता है कि शायद दरवाज़ा बंद है, अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन जैसे ही ये खिड़की से झांकने की कोशिश करता है तो इसको दिखाई पड़ता है कि इसकी जो पत्नी है पूजा, ये उसी के गांव के रहने वाले प्रहलाद के साथ में आपत्तिजनक हालत में है, और उसके साथ में शारीरिक संबंध बना रही है। ये दरवाजे पर चीखता है, दरवाज़ा खुलवाता है, और जैसे तैसे करके जब ये अंदर पहुंचता है तो ये प्रहलाद के साथ में मारपिटाई शुरू कर देता है। दोस्तों जब ये उसके साथ में मारपिटाई शुरू करता है तो प्रहलाद भी उसके ऊपर हाथ उठाता है, और जब इनके बीच में हाथापाई होने लगती है तो पूजा जो थी वो अपने घर से एक कैंची निकाल के लेके आती है अंदर रूम से, और उस कैंची को अपने पति के पेट में दे मारती है, और उस कैंची को इतनी बार अपने पति महेश के पेट में मारती है कि उसकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों जब उसकी मौत हो जाती है तो उसके बाद में उसके शव को वहीं सुलभ शौचालय की छत पर रात को ये लोग डालकर, और रात में ही ये लोग वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। और जो पूजा थी अपने साथ में 1.5 साल के बेटे को ले गई थी, बाकी के 2 बच्चों को ये छोड़ कर गई थी। अब दोस्तों पुलिस ने जब इस पूरे केस का खुलासा किया तो वाकई में दोस्तों बड़ी हैरानी थी इस बात को लेकर के। कल भी मैंने आप लोग को एक केस सुनाया था, उस केस में एक माँ को उसकी बेटी ने जब रंगे हाथों पकड़ लिया तो उस माँ ने अपनी बेटी की हत्या कर उसके शव को पंखे से लटका दिया, और उसके बाद में इस सारी चीज़ों को आत्महत्या का नाम दे दिया। और इसी तरीके के जो केसेस हैं लगातार आ रहे हैं दोस्तों। तो मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि दोस्तों आप लोग कम से कम इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि जो अवैध संबंध है ये इंसान के परिवार को खोखला करती है, और अवैध संबंध से इंसान का हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है। सेम कुछ पूजा के साथ भी ऐसा ही हुआ। पूजा का हंसता खेलता परिवार था जो चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में गलत फैसले की वजह से उजड़ गया। उसका पति तो गया, बच्चे अनाथ हुए, लेकिन अब पूजा भी अपनी सारी ज़िंदगी जेल में गुजारेगी। आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में बताइएगा। किसकी सबसे ज़्यादा गलती थी वो भी कमेंट्स में बताइएगा। कुछ कमेंट्स हैं कल के दिन आप लोग के आए थे, वक्त होता है कि कमेंट्स पढ़े जाए। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए इसमें शील निधि जी हैं, जो बार बार आप लोगों से कहते हैं, शायद आप लोग उनकी बात पर ध्यान नहीं देते, और मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कहते हैं लाइक का ध्यान रखा करें। और जितने भी लोग वीडियो को देखने आते हैं, अगर 1000 से 1200 व्यूज़ हमारे वीडियोस पे आ रहे हैं, अगर 1000 लोग भी लाइक कर देंगे तो हमारा बहुत भला हो जाएगा। तो मेरी वीडियो पर जितने भी लोग देखने आते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करके कहना चाहता हूं कि एक लाइक का बटन दबाने में आप लोग कुछ नहीं जाता है, बस आप लोग लाइक का बटन दबा दीजिएगा। शुक्रिया शीलनिधि जी। जयराज हैं लिखते हैं आपकी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी, नाइस स्टोरी। तो जयराज जी आपका शुक्रिया। उमराव सिंह हैं लिखते हैं मलिक साहब नमस्ते, आपकी माँ को भगवान जल्दी ठीक करे। तो उमराव सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह हैं लिखते हैं आपकी मॉम जल्दी ठीक हो जाए, प्रार्थना करता हूँ, नाइस स्टोरी, थैंक मिस्टर मलिक। तो दिल बहादुर सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में ए चौधरी करके आईडी है लिखते हैं खुदा हम भारतीयों की एकता को और भाईचारे की हिफाजत फरमाए, सबके लिए दुआएं करें। तो भाई बहुत अच्छी बात कही आपने, आपका बहुत शुक्रिया। शील निधि है लिखते हैं ये कहानी लेट लाया आप मलिक जी। तो शायद मैंने ही वो कहानी सुनाई है और किसी क्राइम रिपोर्टर ने उस कहानी का भी रुख भी नहीं किया है। खैर आपका शुक्रिया। संदीप हैं लिखते हैं सर सिरसा के पास में रहता हूँ, बहुत अच्छी कहानी है, आप कैरी ऑन करें सर। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये सुनील त्यागी जी का है, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का भी है शुक्रिया। सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया आपका शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी हैं लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, पूरा कहानी सुना लेकिन मैं पहले लाइक किया लेकिन फिर भी 0 ही दिखा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब पूरा कहानी सुनने के बाद भी लाइक 0 ही था। तो बालेश्वर बिहारी जी ये यूट्यूब का कुछ ग्लिच रहता है कि बहुत सारे लाइक आ जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी लाइक वहाँ पर शो नहीं होता है। उसके बाद में सैयद साहिल हैं लिखते हैं भुवनेश्वर का, मैनचेस्टर से, न्यू मदर का केस उड़ीसा से। तो भाई आप साफ साफ लिखिएगा क्या कहना चाहते हैं आज की वीडियो में लिखिएगा।
उसके बाद में माजिद अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, अम्मी की तबीयत कैसी है? तो भाई ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू धीमान है, लिखते हैं लव यू ब्रदर, पंजाब पठानकोट गुरदासपुर से हमारी कहानी सुनते हैं भैया, शुक्रिया। खैर दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आप लोग के जो कमेंट्स हैं इसी तरीके से बने रहेंगे और हमारी जो वीडियो का सिलसिला है क्राइम की इसी तरीके से चालू रहेगा। बस आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा। लाइक में आप लोग थोड़ी सी कंजूसी करते हैं तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।